हेलो क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS। तो आज हम बात करेंगे सी सेट के इंपॉर्टेंट PYQs की। आपको भी पता है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके जो PYQs होते हैं वो सॉल्व करने कितने इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग UPSC प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो सी सेट आपकी ये पूरी जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आज से ये जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें 2014 से लेके 2025 मतलब टिल लास्ट पेपर जितने भी सी सेट के क्वेश्चन थे, सी सेट के पेपर में जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करने वाले। आज स्टार्ट करेंगे 2014 का पेपर। अब मुझे भी पता है कि एक पेपर पूरा देखने में बहुत टाइम जाता है, तो ट्राई करेंगे कि कोई एक पेपर 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो। डन। तो आज 2014 के पेपर का आज फर्स्ट पेपर देखेंगे। करते हैं बात फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपके पास सी सेट में मैथ्स एंड रीजनिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is। तो आपको सिंपल ये बोला है कि अलग अलग 5 पर्सन थे जो एक बुलेट को फायर कर रहे थे 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकंड्स पे। तो आपको ये बोला है कि वो 1 आवर के इंटरवल में टोटल एक साथ कितनी बार फायर करेंगे। तो सिंपल ये LCM HCF का एक कॉन्सेप्ट है। जितने भी आपको ये नंबर्स दिए थे 6, 7, 8, 9 एंड 12, इन सबका आपको निकालना क्या है? सबका आपको निकालना है बस खाली LCM। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ये अलग अलग नंबर्स आपको दियो, अलग अलग पर्सन्स आपको दियो, एंड अगर आपको बोले कि सबको एक साथ में लाना है तो सिंपल आपको निकालना क्या होगा? LCM। एंड अगर सबको सेपरेट करने की बात होगी, अलग अलग करने की बात होगी, तब आपको निकालना क्या पड़ेगा? HCF। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी लोगों को साथ में लाना हो, नंबर्स को साथ में लाना हो तो आप LCM निकालोगे, एंड नंबर्स को सेपरेट करना हो तब आप HCF निकालोगे। तो सिंपल 6, 7, 8, 9 एंड 12 का LCM क्या होगा? अच्छा, विदाउट पेन एंड पेपर LCM निकालना पॉसिबल है, बट अगर विदाउट पेन एंड पेपर LCM ना निकालना हो, आप ये प्रिपरेशन में अगर बहुत नए हो, तो सिंपल बेसिक सा एक रूल है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, 7 का तो 7 ही होगा, 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 12 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। डन। अब LCM निकालने के लिए ऐसा नंबर जो सब में हो वो आप एक बार लिखोगे, बट सब में कॉमन तो कुछ भी है ही नहीं, तो किसी 4 में कॉमन देख लो। अगर कोई 4 नंबर कॉमन की बात करे तो वो भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। बस खाली कोई 3 में कॉमन देखे तो एक यहाँ पे अपने को ये 2 दिख रहा था, ये लिखा सिंगल टाइम, और तीनों में कुछ भी कॉमन, जैसे ये 3 था वो किसी 3 में कॉमन था तो वो भी एक बार लिखा। अगेन अब 3 में कॉमन कुछ बचा नहीं, तो किसी 2 में कुछ कॉमन हो तो ये 2 सिंगल टाइम। अब कुछ कॉमन बचा ही नहीं, अगर कुछ कॉमन बचा ना हो तो ये जो नंबर्स बचे 7, 2 एंड 3 एज इट इज़। ये बहुत ही बेसिक है LCM का, अगर आपको पता ना हो तो एक बार देख लेना। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 6, 12, 12 7 ज़ा 84, 84 का डबल 168 एंड 168 इंटू 3 करोगे आप तो कितना मिलेगा? 16 3 ज़ा 480 एंड 8 3 ज़ा 24, 480 प्लस 24 इज इक्वल टू 504 होगा। इन शॉर्ट ये सारे के सारे पर्सन, जितने भी ये 5 पर्सन थे, वो एग्जैक्ट 504 सेकंड के बाद एक साथ फायर करेंगे। डन। बट आपको ये पूछा है कि 1 घंटे के इंटरवल में टोटल कितनी बार फायर करेंगे। तो अब समझो कि अगर बस खाली 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में सेकंड्स कितनी होती है? जैसे आप मिनट की बात करो तो मिनट होगी 60, बट 60 इंटू 60 इज इक्वल टू सेकंड्स कितने हो गए? 3600। अब 504 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि इसके आसपास पहुंचोगे? अगर आप 504 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने तक पहुंचोगे? 5 6 ज़ा 30 एंड 4 6 ज़ा 24। बट अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा 28। तो ये नियरेस्ट आंसर था। अगर आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपका सिंपल आंसर है कि 1 आवर के इंटरवल में ये जो भी पर्सन थे वो एग्जैक्ट कितनी बार फायर करेंगे? 7 टाइम्स।
डन, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन. Each row contains 3 less children than the row in front of it. Which one of the following numbers of rows is not possible? Done. आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फोटो सेशन था, टोटल कितनी रोज थी वो पता नहीं, बट जितनी भी रोज होगी, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट रो थी, उसमें मान लो 50 पर्सन थे, 50 स्टूडेंट थे, तो इसकी जस्ट ऊपर वाली रो में कितने पर्सन हो गए, नीचे वाली रो से 3 कम, मतलब यहाँ पे कितने हो गए 47, उसके ऊपर कितने हो गए, उसके ऊपर हो गए 3 कम मतलब 44, उसके ऊपर कितने हो गए 41। तो ऐसे नंबर ऑफ रोज कितनी पॉसिबल है वो आपको बोला है, सॉरी नंबर ऑफ रोज कौन सी पॉसिबल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 6। डन। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ऑप्शन से ही चलते, ऑप्शन से थोड़ा फटाफट होगा कि ये चारों ऑप्शन बारी बारी से चेक करते एंड देखते कौन कौन सा पॉसिबल है। जैसे मान लो कि आपका आंसर 3 हो, कि आपके पास बस खाली अलग अलग 3 रोज थी। मान लो कि सबसे नीचे जो रो थी उसमें x स्टूडेंट थे, तो उसके ऊपर कितने होंगे x - 3, उसके ऊपर कितने होंगे x - 6। सिंपल। एंड ये तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो क्या मिलना चाहिए, 630 मिलना चाहिए। वही तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 630। कर दो सबका प्लस, देखते पॉसिबल है कि नहीं। x + x - 3 + x - 6 इज इक्वल टू 630। अच्छा, x + x + x इज इक्वल टू 3x माइनस 6 and 3 9 इज इक्वल टू 630। अगर आप 3x की वैल्यू निकालोगे एंड इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, सिंपल आपको मिलेगा 620 प्लस हो जाएगा 639। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 21 and 3। सही है, मतलब 3 रोज पॉसिबल है बिकॉज आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है परफेक्ट कि फर्स्ट रो में 213 स्टूडेंट्स हो गए, उसके ऊपर 210, उसके ऊपर की बात करो तो 207। कहते हैं सेकंड ऑप्शन चेक कि मान लो कि आप अज्यूम करो कि 4 आपका सही आंसर था, तो फर्स्ट में कितने हो गए x, सेकंड में कितने हो गए x - 3, थर्ड में कितने हो गए x - 6 एंड फोर्थ में कितने हो गए x - 9 इज इक्वल टू 630 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे इसको 1, 2, 3 एंड 4, तो 4x माइनस 9 एंड 9 18 इज इक्वल टू 630। 4x इज इक्वल टू -18 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा 648। एंड इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, 6 एंड 2, 16 4 ज़ा 64 एंड 4 2 ज़ा 8। मतलब इसका भी आंसर परफेक्ट आ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज 4 भी पॉसिबल है। चलो चेक करते हैं 5 से। अगर आप 5 से चेक करोगे तो स्टार्टिंग में x होगा, सेकंड में कितना होगा x - 3, उसके बाद x - 6, फोर्थ में कितना होगा x - 9 एंड फिफ्थ में कितना होगा x - 12। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 630 होना चाहिए। सॉल्व करो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5x माइनस 9, 9, 18, 18 - 12 इज इक्वल टू 18 एंड 12 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 630 था, बट 5x इज इक्वल टू कितना होगा प्लस हो जाएगा 660। एंड इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 13 एंड 2, 132 होगा। मतलब ये भी पॉसिबल है, इसमें भी आंसर परफेक्ट आ रहा है। बट अगर आप 6 लोगे तो होगा क्या x माइनस x - 3 x + x - 3 प्लस x - 6 प्लस x - 9 प्लस x - 12 प्लस x - 15 इज इक्वल टू 630 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इज इक्वल टू 630। सॉल्व करके देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6 6x माइनस ये 30 तो था ही, 30 के बाद 15
मतलब कि टोटल कितना होगा 45 इज इक्वल टू 630, -45 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 630 प्लस 45, 6 3 प्लस 4 7 एंड लास्ट में 5। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा मीनिंग है कि ये एक ऑड नंबर था, ये इवन नंबर था, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। देखते हैं कितना आता है। 1 1 2.5 ये आपका आंसर है, 1 1 2.5। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी पॉइंट में तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका सिंपल मतलब कि 3 रो पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, बट नंबर ऑफ रोज 6 पॉसिबल नहीं। बिकॉज अगर आप नंबर ऑफ रोज 6 रखोगे तो स्टार्टिंग वाली रो में ही पॉइंट में आंसर है। डन, देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। अच्छा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना वो सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि बहुत ही बेसिक से करें, कि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, क्वेश्चन भी समझ में आए, कि आगे जाके अगर कोई भी सेम टू सेम या सेम कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आए तो आपको आराम से आ जाए वो। डन। बाकी ट्रिक से करेंगे तो आधो बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर, चलो चलते तीसरे क्वेश्चन पे। There are 7 persons upon a ladder A, B, C, D, E, F and G. A is further up the... चलो ये पजल का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको। आपको बोला था कि अलग अलग 7 पर्सन थे एंड एक लेडर थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अलग अलग 7 स्टेप थे। A is further up than E but is lower than C. A is further up than E but lower than C। मतलब C, A and E इस तरीके से सीक्वेंस आना चाहिए। B is in the middle, मतलब एग्जैक्ट मिडल में कौन होगा? B। G is between A and B, अगर G A and B के एग्जैक्ट मिडल में होगा तो अलग अलग 2 कंडीशन बनेगी कि A ऊपर भी पॉसिबल है एंड A बी के एग्जैक्ट नीचे भी पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में कौन होगा? जी। तो अलग अलग ये 2 कंडीशन बनेगी, ए जी बी एंड बी जी ए। नेक्स्ट, ई इज बिटवीन बी एंड एफ। ई इज बिटवीन बी एंड एफ। तो बी एंड एफ के बीच में अगर ई को रखना हो तो इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज ऊपर तो पॉसिबल है ही नहीं सेकंड कंडीशन में। बट अगर आप ये कंडीशन लगाओगे तो ये तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, बट सेम कंडीशन आप अगर यहाँ पे लगाओगे तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ई एंड ई के ऊपर कौन होगा? ई के ऊपर होगा एफ। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन थी ना कि ए था वो ई के ऊपर रहना चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। इसका सिंपल लॉजिक कि ये सेकंड वाली जो कंडीशन थी वो हमारी सही है। देखते हैं आगे। इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, तो ई तो अपने पास था ही, नीचे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। The person on the bottom step of the ladder will be, सबसे नीचे कौन होगा? सबसे नीचे डी होगा। सही, देख लो इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। तो ये हो अपना थर्ड क्वेश्चन। चलते आगे। नेक्स्ट, consider that A is taller than B, C is taller than A, D is taller than C and E is the tallest of all. If they are made to sit in the above order of their height, who will occupy the mid position? मिडल में कौन होगा ये आपको बताना है। A is taller than B, तो जो A था वो B से बड़ा था। C is taller than A, C A से बड़ा था। D is taller than C, डी सी से बड़ा था एंड ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ई सबसे बड़ा था। आपको पूछा है कि मिडल में कौन होगा, तो मिडल में यहाँ पे एक ही पर्सन है, आंसर है सी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। डन, चलो करते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर 6 विलेज
A B C D E एंड F अलग अलग कंडीशन दी है। उसके बाद आपको पूछा है कि विच 3 विलेज आर इन अ लाइन, एक लाइन में टोटल 3 कौन कौन से विलेज हो गए। करते सॉल्व अलग अलग कंडीशंस को देख के। F इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। आपको अलग अलग डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस की बात करें तो ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये कौन सा हो जाएगा ईस्ट, एंड इस तरफ कौन सा होगा वेस्ट। सही है। F इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे D को। D के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे कौन था, F था, तो D के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे यहाँ पे F लिख दिया। देन उसके बाद B इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। B इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, तो सबसे पहले E को बनाएंगे। E के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे कौन था, B था, ये सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट A इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। E के नॉर्थ में 2 किलोमीटर पे A था। C इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A। C इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A। A के ईस्ट में 1 किलोमीटर पे यहाँ पे C था। एंड लास्ट D इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A। A के साउथ में मतलब A के एग्जैक्ट नीचे 1 किलोमीटर पे कौन सा पर्सन था, D था, बट D तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। D के एग्जैक्ट वेस्ट में कौन था, F था, यहाँ पे F को लिख दे, 1 किलोमीटर दिया। ये क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक लाइन में कौन से 3 विलेज हो गए, तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है A, D एंड E, ये तीनों एक लाइन में। डन, इजी क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट। Four children are sitting in a row. A is occupying the seat next to B but not next to C. If C is not sitting next to D, who is are occupying seat or seats adjacent to D? आपको ये पूछा है कि D के बाजू में कौन बैठेगा। चलो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट कंडीशन में आपको ये बोला है कि A is occupying the seat next to B। A था वो B के एग्जैक्ट बाजू में था, तो अलग अलग 2 कंडीशन पॉसिबल है। B एंड A ऐसे भी पॉसिबल है, बट B के लेफ्ट में भी तो A हो सकता है, तो अलग अलग 2 कंडीशन बना दी। C इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D। C था वो D के बाजू में नहीं बैठा है। अगर जो C था ना वो D के बाजू में ना बैठा हो तो अलग अलग कंडीशन कौन सी पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा है कि A इज ऑक्यूपाइंग दी सीट नेक्स्ट टू B बट नॉट नेक्स्ट टू C। A जो था ना वो C के बाजू में नहीं आना चाहिए, तो सिंपल C को एग्जैक्ट B की साइड में रखेंगे। एंड C अगर D के बाजू में नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है D कहाँ पे होगा, A के साइड में होगा, दोनों ही कंडीशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, A। डन, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलो करते हैं नेक्स्ट। क्लॉक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अज्यूम दैट द आवर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। मतलब 8 से लेके 9 बजे तक के बीच में कोई भी एक टाइम था। कंडीशन थर्ड क्या थी, द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबाउट द अदर। मतलब ये दोनों क्लॉक कोइंसाइड हो रहे थे। इसका सिंपल मतलब कि दोनों ही हैंड्स के बीच में जो एंगल था वो कितना था, 0 डिग्री था। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल द 2 हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबाउट द अदर। मतलब उसके बाद आगे जब ये दोनों कोइंसाइड हो गए या तो 0 डिग्री फॉर्म करेंगे, तो ये 8 एंड 9 के बीच में जो टाइम था 0 डिग्री का, सेम टाइम 9 एंड 10 के बीच में जब आएगा ना, तो ये दोनों ही इंटरवल के बीच में टोटल टाइम का गैप कितना था वो आपको पूछा है। सिंपल, अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए कि 16 डिवाइड बाई 11, एंड अगर आप यहाँ पे बात करो आवर्स की तो यहाँ पे 8 है, वहाँ पे कितने 9 से। बट ये सब कुछ करना ही नहीं, आप सिंपल एक लॉजिक समझ लो कि
कोई भी टाइम हो, जैसे मान लो कि 12 to 1, 12 से 1 के बीच का टाइम था, उसमें जो भी आपके पास टाइम हो, जैसे मान लो कि 12:05, 12:05 बजे का एक टाइम था, उसके बाद अगर आपको ये पता करना हो कि कोइंसाइड कितने टाइम के बाद होगा, तो नियरली 65 मिनट्स के बाद कोइंसाइड होता है। डन। अगर आप सिंपल लॉजिक भी सोचो ना, तो जो आर एंड मिनिट एंड था, मिनिट एंड को 1 घंटा तो पूरा कवर करना ही है वापस 0 डिग्री बनाने के लिए। बट अगर मान लो कि मिनिट एंड जो था वो पूरा एक साइकिल अगर कवर कर रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो अवर एंड था वो एटलीस्ट 1 घंटा तो आगे बढ़ा होगा। समझ नहीं है बात कि जो मिनिट एंड था ना, उसको अगर 12 से 12 तक का पूरा एक साइकिल कवर करना हो, मतलब 360 डिग्री अगर कवर करना हो, तो वो इंटरवल में जो अवर एंड था वो 12 से 1 पे तो गया होगा, इन शॉर्ट 9 पे होगा तो 9 से 10 जाएगा, 10 पे होगा तो 10 से 11 जाएगा। मतलब कि मिनिट एंड को 60 मिनट के आगे और कितना कवर अप करना पड़ेगा, नियरली 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट नहीं बट 5 मिनट के थोड़े से आगे। इसका सिंपल लॉजिक कि इसके आगे अगर कोइंसाइड करना हो तो कितने मिनट्स लगेंगे, 65। एग्जैक्ट 65 नहीं होता है, 65 से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे अपने पास ऑप्शन एक 65 था नियरेस्ट, तो वो अपना आंसर है। क्लियर है? देख लो ये क्वेश्चंस। तो आज बस खाली इतने क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी आगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जितने भी पॉसिबल होंगे वो सारे पार्ट्स को कवर करके एक अच्छी से एक सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड मे बी उसमें से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे वो पूरे बेसिक से ही करेंगे, तो मे बी आप जितना भी अभी तक पढ़ के बैठे हो उसमें आपका नॉलेज थोड़ा सा गेन हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू क्लास।